बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा जी, ये मास्क है, इसका इस्तेमाल जारी रखिए और वैक्सीनेट करवाइए अपने आप को भी, घर वालों को भी। जो भी 19 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, 19 साल उम्र है, हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, ओवरऑल वैक्सीनेशन कैंपेन है। इसमें साथ भी दीजिए एक दूसरे का भी, हुकूमत का भी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीर की और हुकूमत खुशी से फूली नहीं समा रही जब वो ये कहते हैं कि हमारी ग्रोथ तकरीबन 4% पर पहुंच चुकी है और इस ग्रोथ की वजह से, इस ज़बरदस्त फिगर की वजह से, इन नंबर्स पर जब इकॉनमी ग्रो कर रही है तो यकीनी तौर पर अपोजिशन की नींदें तो हराम होंगी। अपोजिशन बौखला गई है और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। यहाँ तक कि जनाब इमरान खान तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये समझते हैं कि जो अगली तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, यानी 2023 के बाद, उसमें मज़ीद तेज़ी से पाकिस्तान तरक्की करेगा और ये इकनॉमिक ग्रोथ मज़ीद तेज़ी से ऊपर जाएगी और आगे बढ़ेगी। अब गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये सवाल उठाया था कि आम आदमी की ज़िंदगी पर कब असर पड़ेगा। आपने जो ऑनरेबल पैनलिस्ट थे उनकी व्यूज़ सुने, हर एक का अपना इसके अंदर व्यू है, लेकिन जहाँ ये बहस चल रही है वहाँ क्या हुकूमत के पास वाकई इतनी सॉलिड फुटिंग पे हुकूमत है? और वो ये कह रही है कि आज अगर 4% पे ग्रोथ होगी और अगले 2 सालों पर जब ये हुकूमत अपना टेन्योर ख़त्म करेगी 5 साल, तो ये तकरीबन 6% पर इकनॉमिक ग्रोथ चली जाएगी। और ऐसी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर डिलीवर कर जाते हैं अपने किए हुए वादों का 50 से 60% भी, तो सवाल ये होगा कि उनके पास एक रीजनेबली एक्सेप्टेबल मार्कशीट होगी अवाम के सामने रखने के लिए, और अवाम उनको दोबारा इलेक्ट भी कर सकते हैं या नहीं। अपोजिशन यकीनी तौर पर इस पर एतराज़ करती है, लेकिन आज भी हमने कोशिश की है कि अवाम का सेंटिमेंट आपके सामने रखें। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अगले दौर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, वो एक तो कॉन्फिडेंट है। पहली बुनियादी बात ये कि अगला दौर भी पीटीआई का दौर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये कि अगले दौर में तरक्की मज़ीद तेज़ी से होगी, यानी जो वादे इस दफ़ा अधूरे शायद रह जाएं वो अगले दौर में यकीनी तौर पर पूरे होंगे। अवाम क्या समझते हैं, कुछ हम सेंटिमेंट इकट्ठा कर पाए हैं लोगों का, ज़रा सुनिए। मेरे ख्याल में जो रही हुई बाकी जो कसर है वो नेक्स्ट वज़ीर आज़म ये बन के तो ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट टाइम पब्लिक कहती कि हम इमरान खान साहब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और पब्लिक यही कहती कि ताड़ी मेहरबानी साड़ी जान छाड़ दियो। झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। तरक्की नहीं करेगा और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल जी, आजकल दूध की नहरें हैं, जब दोबारा बनेंगे शहद की नहरें हो जाएंगी। मेरे ख्याल से यही हो सकता है। अगे 2.5 साल तुसी ला लेने, ਤੁਹਾਡਾ खाना खराब कर देता है। कोरोना तुसी लेके आए हो, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जाओ। वो अगले 5 साल सोचे ना कि दोबारा इलेक्शन में वो कामयाब होगा। जितना उसने महंगाई कर दी है ना, कभी भी नहीं हो सकता कि मुल्क तरक्की करेगा। कमाल हो गया, यानी कि हुण जेडे बच्चे जिंदे ने बाद मरे नजर आने सन। भुख पाती, हर कोई चोरी डकैती लुट मार। आज पिछले 3 सालों में महंगाई में बहुत तरक्की नजर आई है और अगर 5 साल आए तो फिर इंशाल्लाह ताला बंदे जमीन में होंगे और आसमान तो खुला ही है फिर। जी इंशाल्लाह जरूर तरक्की करेगा, हमें उन पे भरोसा है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान कोई तरक्की कर पाएंगे, कोई डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो पूरी टीम है ना वो नाअहल है और सब टीमों से भागी हुई टीम उसने बनाई है। कोई पीपल्स पार्टी से भागे हुए हैं, कोई नून लीग से भागे हुए हैं, कोई दूसरी पार्टियों से भागे हुए हैं। ये सब लोटे इकट्ठे करके हुकूमत कभी नहीं चला सकता। ये एक नेचुरल फैक्टर है। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि जब आप आवाम के पास जाएं, और मैंने कल भी ये कहा था, मैं अब भी ये कहूँगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगली दफ़ा बनते हैं नहीं बनते, अगली दफ़ा अगर वो अपोजिशन में होते हैं या हुकूमत में भी होते हैं, हुकूमत एतराज़ करती है कि माइक लेकर आप लोगों के पास जाते हैं तो लोग तो कहेंगे महंगाई है। भाई लोग इसलिए महंगाई का कहेंगे क्योंकि महंगाई है, और लोग जो बड़े कम बजट के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है। जो लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं सूबाई या कौमी असम्बली के, या जिन जो समझते हैं पल्स को, वो ये बात महसूस कर सकते हैं कि जो लोग एसी वाले कमरों में बैठकर अपनी एग्जीक्यूटिव जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए तो शायद महंगाई ऐसी नहीं है कि जिससे खुदा न खास्ता उनके घर का खर्च ना चल सके या उनके बच्चे खाना ना खा सके, लेकिन जो शख्स बड़े ही कम बजट के अंदर अपना घर चला रहा है उसके लिए अभी भी मसला आटा, चीनी, चावल, दाल, घी, ये वो मसाइल हैं जिनसे वो रोज़ माफ़ी चाहता हूँ रोज़ लड़ रहा है। लिहाजा आज के प्रोग्राम में हम शुरुआत इसी से करेंगे कि क्या वजह है, ये जो फील गुड फैक्टर है ये ऊपर वाली सतह पर तो आ गया है, हुकूमत एक चीज़ ले आई है, लेकिन क्या ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है कि क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड स्ट्रिकन इकॉनमीज़ हैं, श्रिंक हुई हैं,
फूड इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है और भी जगहों पर है, तो पाकिस्तान में लोगों के ऊपर लोगों को रिलीफ कब मिलना शुरू होगा? अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए। आज़मा बुखारी साहिबा PMLN से उनका ताल्लुक है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज बलोच साहिबा MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमें ज्वाइन कर रही हैं। एजाज चौधरी साहब, बात यह है कि आप खुद भी, आप हल्का भी आपने देखा है, आपने इलेक्शन कैंपेन्स में भी आप गए हैं, आप जब अपोजिशन में भी थे उस वक्त भी आप भी यही कहते थे कि लोगों को फ़र्क इसी से पड़ता है, रोटी, चीनी, चावल, दाल, यही लोगों के मसाइल हैं बुनियादी, जो बिल्कुल आपका वो तबका जो बदकिस्मती से बिल्कुल दबा हुआ तबका है। आज वही तबका जब आप उनके पास जाते हैं, आप ये सेल कर पाएंगे अगले इलेक्शंस में, ये 2023 वाले में, कि भाई जब अभी भी डबल डिजिट पर आपकी एक इन्फ्लेशन चल रही है, फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है ख़ास तौर पर, लोग कैसे अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं इकॉनमी बेहतर हो गई जब तक उनके ऊपर कोई, उनके लिए कोई आसानी पैदा नहीं होगी? एजाज चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया मनीब भाई। तो यह है कि मैं आपका इस वजह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इब्तिदा में ये कोरोना की अवेयरनेस है, इसकी आगाही है, उसके बारे में बात की है। असल में हमारी बहुत बड़ी आबादी की तादाद उससे यानी इत्तफाक ही नहीं करती कि कोरोना कोई चीज़ है या उसमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या मास्क पहनना चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है जो आपने की है। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारी 33 माह की हुकूमत में 15 महीने कोरोना की वबा में गुजर गए हैं। इन 15 महीनों में 5 माह ऐसे हैं कि जो लॉकडाउन और बिल्कुल कर्फ्यू वाली कैफियत रही है। चुनाचे दुनिया भर में अगर आप इससे कंपैरिजन करें तो महंगाई भी बढ़ी है और दुनिया की मईशतें जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई हैं। इस फैक्टर को भी आप कभी फरामोश ना करें। ठीक है। अलबत्ता हमारी 65-70% आबादी का जो ताल्लुक है वो देहात से है और देहात के अंदर आपने पिछले यानी 2.5-3 बरस के अंदर कोई एक फसल भी ऐसी नहीं है कि जिसमें यानी काश्तकार को मुनाफा ना हुआ हो। और ये आप कह सकते हैं कि फलां फसल और फलां फसल अपने हदफ से कम रही, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि काश्तकार को मुनाफा नहीं हुआ। जब काश्तकार को, ज़िम्मेदार को मुनाफा होता है तो एक बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको यकीनन रिलीफ मिला होगा। जिन साउंड बाइट्स को आपने यहाँ पे सुनवाया है मैं इससे इत्तफाक करता हूँ और यानी चाहे कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही क्यों ना हो, मुझे अवाम की बात को कभी झुटलाना नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का कायल हूँ, इसलिए कि यानी लोग जो फील करते हैं अगर वो कह रहे हैं तो हमें उसे यानी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए, या खामोशी इख्तियार करें या उसको मान लें। लेकिन मैं आपसे एक बात करता हूँ। आज एक वाक़या हुआ, मैं दोपहर बैठा हुआ था टीवी के सामने, कुछ वक्त मिल गया, मैंने आपके ट्वीट पढ़ी थी, वहाँ पे पता चला कि मुफ्ता इस्माइल साहब को 35 करोड़ से 150 करोड़ मुनाफा हो गया। तो चुनाचे उसके असरात इंशाल्लाह होंगे। मुफ्ता इस्माइल साहब, मुझे यकीन है कि अपने साथ काम करने वालों को अपने मुनाफे में शरीक करेंगे कि जो यानी एक नायब कासत तक और एक चौकीदार तक उनकी यानी कारोबार के अंदर काम करते हैं। इजाजत के साथ आप क्योंकि ले आए हैं उस बात को, आपकी इजाजत से मैं वो चला देता हूं मैं, क्योंकि वो फिर अगर बात निकल गई तो फिर वो उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसको ले आए हैं गुफ्तगू में। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, एक कामयाब कारोबारी शख्सियत है। मरियम औरंगज़ेब साहब उनके साथ मौजूद थी। जब उनसे सवाल पूछा गया मईशत के हवाले से, जबकि उनकी अपनी कंपनी के हवाले से, तो क्या हुआ जरा सुनिए। कैंडिडेट की बॉटम लाइन भी बेहतर हुई है सुनने में, आप इसकी तस्दीक करेंगे क्या कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में क्या कैंडीलैंड का नफा या नुकसान बढ़ गया या नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। तो मैं बता दूं, उनका जवाब यह था कि उनकी कंपनी यानी कैंडीलैंड का अगर कोई मुनाफा बढ़ गया है या वो कामयाब रही है तो उसका मुल्क की मईशत से कोई ताल्लुक नहीं। जवाब मेरे जैसे आदमी के लिए बड़ा हैरान कौन था। चौधरी साहब आप कंटिन्यू कीजिए, मैंने जरा कॉन्टेक्स्ट में ले आया हूँ, सुनवा दिया व्यूअर्स को। मैं जी बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह यानी फसलात के अंदर बेहतरी आई है और उनकी आमदन में इजाफा हुआ है, इसी तरह लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है, इसी तरह जो छोटे घरों की सनत है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर फ़ायदा हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर लोगों को रोज़गार मुयस्सर आया है। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम हो गए हैं, लेकिन इतनी जहाँ पर यानी
कोरोना की वजह से इतना दबाव मईशतों पे चला गया है, उससे हम निकल आए हैं। और इंशाल्लाह जब इस साल के आखिर तक 2 बड़े सूबों के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी, सेहत कार्ड मिल जाएगा, तो किसी को इस परेशानी में भी नहीं रहना होगा। इसके अलावा जो हमारा निचला तबका है उसके लिए एहसास प्रोग्राम के तहत एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू है। यानी पिछले साल भी उसमें 200 अरब रुपया बिल्कुल जो लोअर स्टेटा है हमारे गुर्बत के हवाले से उन लोगों में तकसीम किया गया। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे इकदामात और कम की यानी आसान शराइत पे जो कर्जे हैं, चाहे वो फार्मर के लिए हैं, चाहे वो तलबा के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, वो अपने कारोबार का आगाज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आप अब वर्ल्ड ओवर इस बात को समझ आ गई है कि हुकूमतें बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर सकेंगी, बल्कि कारोबार जो है वो लोगों को जॉब जो है वो क्रिएट शायद वज़ीर आज़म ने जब मैं समझता हूं कि वो जो 1 करोड़ नौकरियों का या करोड़ों नौकरियों का जिक्र किया था, तो वो यही था कि अपॉर्चुनिटीज डेवलप करेगी हुकूमत जिसके तहत रोजगार निकलेगा। अगर मैं आपकी बात को ठीक समझ पाया हूं, क्योंकि ये आर्गुमेंट ऐसा है एजाज चौधरी साहब जो अभी आपने दिया है, इसके ऊपर जरा ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट अपना है। आपने कहा ये जो बातें आपने की हैं कि 15 महीने तो एक कोविड स्ट्रिकन इकॉनमी रही, वो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। 5 महीने इस इकॉनमी को लॉकडाउन की वो रगड़ा लगा लोगों के कारोबार को। तो अज़मा बुखारी साहबा, क्यों आप लोग ये बात नहीं समझते? मैं ज़रा मिफ्ताह इस्माइल साहब की बात आपसे बाद में करूँगा। महज कीड़े निकालने हैं, 4% के करीब ग्रोथ हो गई है, आवाम तक भी रिलीफ पहुँच जाएगा अगले 2 सालों में। एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं बड़ा कुछ हो गया है, दूध शहद की नहरें नहीं बही, लेकिन कुछ बेहतर हुआ है इस साल के आखिर तक। इस साल चले, वो कह रहे हैं इस साल के आखिर तक कुछ बेहतरी हो जाएगी। चले, उनकी मेहरबानी, उन्होंने खुद ही दुरुस्त जो है वो अभी ये अंदाजे हैं। पहली तो बात यह है कि खुदा का वास्ता है, वज़ीर आज़म को तो अभी तक यही पता नहीं चला कि मईशत होती है या माशियत होती है। उनको तो अभी मईशत और माशियत के बीच में सबक पता नहीं चला, पता नहीं कौन सी मईशत और वो दिखाने में। जब ये इस तरह की बातें करते हैं ना, जब ये तरक्की की बात करते हैं, जो आपने अभी अवाम की राय सुनाई, तो लोगों को और गुस्सा आता है, लोगों को और तकलीफ होती है कि वाकई अगर मुल्क इतना तरक्की कर रहा है तो हमारा शेयर कहाँ है, हमारी जो तंगदस्ती है उसमें इजाफा क्यों हो रहा है, हमारे लिए तकलीफें क्यों बढ़ती जा रही हैं, हमारे बच्चे भूखे क्यों सो रहे हैं। तो ये इस तरक्की के जो फसाने हैं ना, एक्चुअली इनका प्रॉब्लम पता क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि चूंकि वो 350 डैम किसी ने जाके चेक नहीं ना किए KPK के अंदर, इन्होंने कहा वो कार्ड चल गया बस ठीक है ये भी हो जाएगा। इनके वो जो सुनामी ट्री है वो कोई गिनने नहीं गया था ना, वो किसी ने चेक नहीं किया, वो गो उस पर बहुत सारी इंक्वायरियाँ जो है वो हुई और कहा कि फ्रॉड था और उस पर प्लांट्स भी पता नहीं कैसे ये खा गए। तो वो इनको लगा कि ये भी ग्रेड ऐसे ही मतलब हो जाएगा और लग जाएगा। और दूसरा ये है कि जो 2023 की बात है ना, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने किसी ने लारा लाया है, तो लारा भी लाया गलत, ते हुण ना जागदे रहना। और की आवाम ने लारा लगाया है इनको, मुल्क की आवाम ने जिसका वोट लेके। हाँ, अवाम तुमने सुना दिया भाई, अब तू ना करना इस तरह, अब तुम तो ट्विस्ट ना करो, अवाम तुमने सुना दिया अवाम क्या कह रही है। ते ए जैकपॉट हुण नहीं लगना ऐतकी, सो वो लग गया, RTS दा भला होवे जेड़ा बैठ गया सी एंड टाइम पे। तो ये तो आप रहने दें। अच्छा, आप आ जाते हैं जरा एजाज चौधरी साहब को याद होगा, मुझे मेरे पास बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं एजाज चौधरी साहब की, जब वो हमारे दौरे हुकूमत में जब महंगाई जो है वो 3.5% थी, और उस वक्त बिजली की कीमत कितनी थी और पेट्रोल की कीमत कुछ याद है एजाज चौधरी साहब को कितनी थी? और एजाज चौधरी साहब हर वक्त सड़क पे निकले होते थे एहतजाज करने के लिए, मर गए, पेट्रोल बम गिरा दिया, फलाना हो गया, ये सब वो कर रहे होते थे। तो अब क्या ख्याल है? अब वो तस्वीरें जो उनकी है ना, वो इनका खुद का मुंह चढ़ाती हैं और तहरीक इंसाफ से पूछती हैं। आपको याद होगा असद उमर साहब ने हमें कैलकुलेट करके बताया था कि पेट्रोल की कीमत जो है और पेट्रोलियम लेवी जो है वो जो है हमारे दौरे हुकूमत में उस वक्त उन्होंने हमें हिसाब लगा के बताया था कि 36 रुपए थी शायद, और अब वो पेट्रोलियम लेवी जो है वो 67 रुपए के करीब है। और आज वो पेट्रोल की प्राइस कितनी है मतलब, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरी काश्तकार की बात मुझे करनी है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि काश्तकार ना आज भी रुला खुला है, और होगा बिजनेसमैनों का, बड़े बड़े लोगों का भला हो गया होगा, चीनी चोरों का भला हो गया होगा, आटा जिन्होंने डकैती कराई, जिन्होंने खालिस्तान स्मगल कराया, अपने हिस्से लिए, उनका भला हो गया होगा। आम किसान का कोई भला नहीं हुआ। अभी पिछले साल 3 किसान इसी ठोकर न्याज बेग पे पुलिस की गोलियों से, याद है ना आपको, और अभी 2 दिन पहले चेयरिंग क्रॉस पे दोबारा किसानों ने एहतजाज किया है अपने जो है वो खिलाफ, अपने हक तलफी होने के लिए। एजाज चौधरी साहब को अंदाजा है कि इस वक्त यूरिया की कीमत कितनी है? हमारे दौरे हुकूमत में जो 2500 रुपए यूरिया था, जो बहुत महंगा लगता था, आपके दौर में किसानों ने कभी एहतजाज नहीं किया?
50 जी बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। और वो अपनी क्रॉप की असल कीमत ना मिलने पर उस पे बिल्कुल मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे इनकी तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट देने का शौक नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों पे चला गया, वो नए पाकिस्तान में ये सारे चले गए, पूरा जो है वो चंद लोग ये चले गए कैबिनेट समेत, हम सारे बाहर रह गए हैं। और हम पता नहीं किस बात समझ नहीं आती। चलिए अब मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले ना, मेरी बहन मेरी बात सुन ले, आपकी राय मोहतरम है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अब ये क्योंकि इन्होंने एजाज चौधरी साहब ने उसको ही ब्रॉट इट अप, उन्होंने लाया, मैंने वो दिखाया, मुझे सिर्फ बता दें, मिफ्ता इस्माइल साहब मुझसे, आपसे, शायद एजाज चौधरी साहब से या शायद नाज बलोच साहिबा से ज़्यादा ही मईशत समझते हैं। उनकी कंपनी भी तो यहीं एग्जिस्ट करती है, यहीं कारोबार करती है, उनका मुनाफा बढ़ गया, वो कहते हैं मेरे कारोबार का मुल्क के तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मईशत का हिस्सा नहीं है। वो अगर वो सवाल उल्टा क्यों है जो उनसे किया गया, वो ये क्यों कह रहे हैं कि भाई ये क्या सवाल है? नहीं देखिए, आप वो मुल्की मईशत की बात कर रहे थे, वो पर्सनल जो है वो उनके कारोबार पे बात की जिस पर उन्होंने कह दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की, वो आम आदमी का बच्चा खाता है? जो बच्चा साइकिल पंक्चर लगाता है ना, वो नहीं खाता है। कैंडीलैंड की चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। और ये बच्चे हैं मेजॉरिटी में, वो बच्चे जो रात को जो है जिनकी माँ आधी आधी रोटी करके इनको अब आजकल देती है, जो हमें बताया गया था कि 1 रोटी खा लें 2 की बजाय और वो करें, वो आम आदमी की जिंदगी में हो रहा है। क्या कसूर में वो बच्चे नहर में नहीं फेंके एक आदमी ने 3? क्या भावल नगर में जो है वो औरत ने ट्रेन के सामने बच्चे नहीं फेंके अपने? क्या जो है वो मीर हसन ने कराची में खुदकुशी नहीं की? तो ये आम आदमी प्रॉब्लम ये है। मेरा दौर में भी नहीं, मैं ये अंदोनाक वाकयात हैं, बहुत कोई इनसेंसिटिव होगा अगर कहेगा जी कि नहीं ये तो बड़ा बहुत दिल दहला देने वाले वाकयात है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये हर दौर में होता रहा। क्या आपके दौर में नहीं हुआ? क्या आपके दौर में लोगों ने खुदकुशियां नहीं की? क्या उस वक्त लोग महंगाई से तंग नहीं होंगे? 1 मिनट, नो, अगर लोग 3.8% पे, अब मैं आपकी बात मान लेती हूँ, 3.8% पे महंगाई से तंग थे ना, तो आप खुद बता दो अपने दिल पे हाथ रख के 17% महंगाई पे इनका क्या हाल होगा? बता दो, तुम बोलो और मुझे बताओ कि क्या मिफ्ता इस्माइल की कैंडीलैंड वो लोग खाते हैं? कोई डिनाई नहीं, वो तो गवर्नमेंट भी डिनाई नहीं कर सक रही ना कि फूड इन्फ्लेशन तो है, आम आदमी को प्रॉब्लम है। अभी मैंने सेंटिमेंट लोगों के आपके सामने रख दी है ना, आम आदमी को प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ आखिरी बात यही कहना चाहती हूँ, इनका प्रॉब्लम यह है कि इनका आम आदमी से लेना देना कोई नहीं। इन्होंने वो देखनी है बड़ी बड़ी चीजें और बड़ी बड़ी बातें। मैं उस आम आदमी की बात कर रही हूं जिसको रोटी अगर 3.8 की महंगाई में नहीं मिल रही थी ना, तो 17% में तो वो मर गया। और इन्होंने पहले साल भी झूठ बोला था, पिछले साल तो वैसे माइनस में थी हमारी जीडीपी। क्या बात करते हैं, कब तक आप कोरोना को रोएंगे? एक तरफ कोरोना को रोते हैं, कोरोना में हमारी तरक्की नहीं हुई, दूसरी तरफ से अचानक से इनकी कोरोना में तरक्की होती है और मुझे छोड़ दें। शौकत तरीन को हटाएं, उसको सू करें, उसको पूछें कि उसने आते ही आपकी गवर्नमेंट को चार्जशीट क्यों किया था, आपकी पॉलिसीज को चार्जशीट क्यों किया था, जाके उससे जवाब लेना, मुझसे जवाब क्या लेना? बिल्कुल। शौकत तरीन साहब, नाज बलोच साहिबा की जो हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें वजीर खजाना रहे। दिलचस्प बात यह है नाज बलोच साहिबा कि शौकत तरीन साहब ने 1 अप्रैल को 2021 एक इंटरव्यू दिया जियो न्यूज़ को ही, जिसमें उन्होंने मुल्क की मईशत का या जो मौजूदा हुकूमत है उसकी इकनॉमिक जो कारकर्दगी है उसका पोस्टमार्टम किया और कहा कि भाई कोई समत नहीं है, बड़ा बुरे फैसले किए गए, बड़े बुरे फैसले किए गए, नंबर ऑफ चीज़ें रीजन उन्होंने गिनवा दी। अब वो इस हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन बार बार ये कहती है कि भाई अगर पिछले साल नेगेटिव में ग्रोथ थी, इस साल ग्रोथ बढ़ी है, 4% के करीब पहुंच गई है, आम आदमी तक वो फायदा अभी तक नहीं पहुंचा। कम से कम इस बात को एक्नॉलेज कीजिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो गई है और बहुत से पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, लेकिन आप लोग वो भी मानने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है मुनीब, हुकूमत जो है अच्छा बोलने से अच्छा कुछ कर नहीं लेगी, सिर्फ अच्छा कहने से मामलात सही सुधर नहीं जाते, हकायक कुछ और हैं। आम इंसान की जो ज़िंदगी है उसकी अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका व्यूअर इस वक्त प्रोग्राम देख रहा है, ये किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें,
आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, घी महंगी, बिजली के बिल्स महंगे, 400% दवाओं की कीमतों में इजाफा, और तो और अवाम की जो बैकबोन, जो मईशत की जो बैकबोन है, मईशत जो आपके मुल्क को चलाती है, जो आपकी बैकबोन होती है, इकोनॉमी आपकी जो होती है वही मुल्क को रन कर रही होती है, उसको तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। ये मैं नहीं कह रही थी, शौकत तरीन साहब कह गए कि आपने 13.25% पे इंटरेस्ट रेट करके पूरी बिजनेस, एक फ्रेंडली इकोनॉमी जो कि एक हुकूमत की ख्वाहिश और तरजीह होती है कि आप बिजनेस फ्रेंडली इकोनॉमी करें, लेकिन आपने एंटी ग्रोथ इकोनॉमी आप लेकर आए और 2.5 साल के अंदर नतीजा आपने देखा कि जीडीपी नोज डाइव करते हुए नीचे आई। फिगर फजिंग से, झूठ बोलने से, फिगर फजिंग से मामलात हल नहीं होते। झूठ आप बोलते हैं, गलत फिगर्स आप पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर फाइनेंस नहीं, बट अब नाज़ साहिबा, शौकत तरीन साहब तो अब ऑन कर रहे हैं। देखिए, एजाज चौधरी साहब की हुकूमत है, लेकिन इनके वजीर खजाना शौकत तरीन साहब आज 3.94% की ग्रोथ को ओन कर रहे हैं, स्टेट बैंक ओन कर रहा है। देखिए इस वक्त आम इंसान की जो आमदनी है ना, आमदनी में 8% जो है उसमें कमी आई है। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि कर्जों का बोझ, 15,000 अरब कर्जा आपने 2.5 साल के अंदर ले लिया। आप कहते थे ना कि IMF के आगे कचकोल फैलाए हुए दूसरी जमातों को आप तनकीद का निशाना बनाती थी ये हुकूमत। आज क्या हुआ कि 2.5 साल में आपने रिकॉर्ड तोड़ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 2.5 साल के अंदर ये हुकूमत ने ले लिया, जिसके नतीजे में हर पाकिस्तानी इस वक्त 2.25 लाख रुपए का मकरूज हो गया। और फिर आप मुझे ऊपर से ये बताइए कि एक प्रोग्राम जो BISP का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो चल रहा था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सक्सेस स्टोरी थी, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, एक सोशल सिक्योरिटी का, एक वेलफेयर का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का नाम बदल के आप कहते हैं जनाब आपके अंदर एहसास उजागर हो गया है क्योंकि आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम कर दिया है। उसको ये कहते हैं कि उसके अंदर घोस्ट एंट्रीज थी, उसके अंदर घोस्ट एंट्रीज थी। एजाज चौधरी साहब की हुकूमत कहती है उसमें घोस्ट एंट्रीज थी, गलत एंट्रीज थी, लोगों ने फायदे उठाए गलत तरीके से, और ये प्रोग्राम उससे बहुत बड़ा भी है। ये इनका बयानिया है, नहीं वो वाकई थी, वो तो डिक्लेयर्ड है, वो तो डिक्लेयर, उसके ऊपर तो इंक्वायरियां हुई हुई हैं, वो तो बयानिया नहीं है, वो तो डिक्लेयर्ड बात है ना। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट का डाटा जो है वो एक इंटरनेशनल इदारों ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि ये ड्यू गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को उनको मिल रहा था, उनका सोशल सिक्योरिटी नेट को इंप्रूव करने के लिए। फिर आप उसके अलावा मुझे ये बताइए कि अगर तो सब चीजें अच्छी हैं, ये कहते हैं ना बड़ी तेजी से हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, तेजी से महंगाई बढ़ी है, तेजी से गुर्बत बढ़ी है, तेजी से करप्शन में इजाफा हुआ है। ये तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है कि इस हुकूमत के आते ही करप्शन में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। ये सारे जो शुगर माफिया, फिर जो रिंग रोड के स्कैम, ये जो जितने भी स्कैम्स आ रहे हैं, ये सारे क्या है? दवाओं की कीमतों में 400% इजाफा। सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां करके इस हुकूमत ने 2.5 साल में अपनी तवज्जो अपनी जी। और फिर आप ये मुझे देखें, आप इनसे ये पूछिए कि जो बात अभी अजमा भी बता रही थी कि 2,500 रुपए की जो बोरी मिल रही थी यूरिया की खाद की, वो अभी 5,000 रुपए की हो गई है। एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को आपने इतनी बुरे हालात के अंदर छोड़ दिया है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक होगी, पड़ रहा है, चीनी इंपोर्ट करानी पड़ी है, ठीक है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स को बहुत से इंडिपेंडेंट लोग भी कहते हैं कि हुकूमत ठीक प्रोजेक्ट करिए। बट सवाल ये है कि एक तहरीक आपने भी चलाई थी इस हुकूमत को निकालने के लिए, उसका बना कुछ नहीं। मैं ब्रेक के बाद जरा उस पर बात करूंगा। हुकूमत ने तो अपनी परफॉर्मेंस कर ली है या दिखा रही है, या अपोजिशन की परफॉर्मेंस क्या है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किस तरह की सियासत करनी है, मफाहमत करनी है, मज़ामत करनी है, शहबाज साहब की बात सुननी है, या वो बातें करनी है जो शायद खान अब्बासी साहब कहनी है। और आप यकीन कीजिए, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो हमारी बहन अज़मा बुखारी साहब कहेंगी कौन सी डिवाइड है ही कोई नहीं, सारे एक बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं। अब मैं PDM के बारे में, वैसे तो इतनी ज़्यादा आप देखें मीम्स बन गए हैं, सोशल मीडिया में पता नहीं क्या कुछ आता है, वो अपनी जगह मौजूद है।
जो PDM से चला गया, जो PDM में मौजूद है, पता नहीं क्या है, हुकूमत जानी है नहीं जानी है, जहाँ तारीखें दी जाती थी इस हुकूमत के जाने की, वहाँ तो आप मौलाना साहब खुद फरमाते हैं कि ये 5 दिन की जद्दोजहद हो या 5 साल की, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी कहीं नहीं जाना। अब आज ज़रा आप सुन लीजिए मौलाना साहब की गुफ्तगू, बिलावल साहब की उसका जवाब है, या मौलाना साहब ने का गुफ्तगू और बिलावल साहब का जवाब है, इंटरेस्टिंग है, ज़रा देखिए। हम तो अब भी समझते हैं कि जो दोस्त गलती करके इस गाड़ी से उतरे हैं उनको नज़रसानी कर लेनी चाहिए। हमने तो हमारे ओहदेदार ने इस इत्तेहाद से अपने इस्तीफे पेश किए, ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं। तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे, क्या होगा। बिलावल साहब तो ये भी कहते हैं कि हमने कब कहा है कि हमने वापस जाना है। मैं सवाल अज़मा बुखारी साहब सबसे पहले ये, क्योंकि अपोजिशन रिलेटेड है, अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तवील इंटरव्यू दिया है एक निजी TV चैनल को, उन्होंने खुद कहा है कि बात करने की ज़रूरत है, इंगेज करने की ज़रूरत है, रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, जबकि मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं पावर टॉक्स टू पावर। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने बात करनी है तो किससे करनी है, लड़ाई करनी है तो वो किससे करनी है, और आपकी लड़ाई है क्या असल में? बड़ा अच्छा सवाल है। अब मुझे गुजारिश मेरी होगी कि मुझे अनइंटरप्टेड सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए कि मैं अपनी बात पूरी करूं। मेहरबानी जरा एक हमारी लड़ाई हर उस गैर आइनी काम से है जो इस मुल्क का अगर आइन अलाउ नहीं करता तो वो की जाए। अगर तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रह के काम करेंगे, हमारी मुफाहमत है। अगर जो है वो हदूद से बाहर निकलेंगे, हमारी मुज़ाहमत है। अगर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, हमारी मुफाहमत है। अगर इलेक्शन जो है वो चोरी करके सिलेक्टेड को बिठाया जाएगा, हमारी मुज़ाहमत है। अगर मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती जो है और इदारे जो हैं वो अगर अपना रोल जो है वो फ्री एंड फेयरली अदा कर पाएंगे, मुफाहमत है। अगर उसके ऊपर जो है वो चेक्स करने की और सैंक्शंस लगाने की बात की जाएगी, हमारी मुज़ाहमत है। तो ये डिपेंड करता है कि हालात और वाक़यात क्या हैं, उसके मुताबिक नून लीग को अपना रोल अदा करना है। चूँकि हम इस मुल्क की बानी जमात भी हैं और इस मुल्क की बड़ी जमात भी हैं। वो अलग बात है कि 2018 के जो RTS वाला इलेक्शन था उसमें कुछ लोग अपने आप को जो है वो बड़ी पार्टी समझते हैं और उनको लगता है कि जी उन्होंने जो है वो बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, तो ऐसा है नहीं। और इसलिए बड़ी सिंपल हमारी बात है कि हम कोई किसी के साथ जंग में नहीं है, ना हमारी किसी के साथ कोई खामखा की लड़ाई है, ना हमने किसी के साथ जायदाद बांटनी है। हमारे सिर्फ प्रिंसिपल की बात है और उस प्रिंसिपल के लिए शहबाज साहब ने कहा कि हमें बैठकर बातचीत करके रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तय कर लेने चाहिए। मुझे सिर्फ एक बताएं, हर स्टेक होल्डर बैठे और रूल्स ऑफ द गेम तय करें। जितने क्लियरली अनइक्विवोकल स्टेटमेंट अभी आपने दिया है, मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब से मुतअद्दिद दफ़ा इस तरह से उस तरह से आड़े टेढ़े सीधे तिरछे जैसे लंबे चौड़े जैसे सवाल किए गए हैं इसी बारे में, शहबाज साहब ने तो आज तक ये बात नहीं कही कि जी जो आइन के अंदर रहकर काम होगा तो हमारी मफामत है, ऐसे होगा तो हमारी मज़ामत है। He never said it like this। उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा। मैं बताती हूं। उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा। देखिए वो एक बड़े पार्टी लीडर हैं और वो एक स्टेट्समैन हैं। उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने बिल्कुल इन्हीं बातों को कहा। उन्होंने कहा और ये कहा, उन्होंने कहा हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से, ना हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुल्क में उन्होंने ये जो बातें मैंने की, सेम उन्होंने वही बातें की। उन्होंने कहा कि इदारों को अपने हदूद में रहना चाहिए, जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की, उन्होंने पार्लियामेंट की बात की कि पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए, जिसको उन्होंने ताला लगा दिया है। उसके अंदर बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स को बात करनी चाहिए और गेम्स ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम जो है वो एक दफा तय कर लेनी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान आगे जा सकता है। कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम तो वो हैं जो आपके आइन में लिखे हुए हैं, उसके अलावा कौन से रूल्स ऑफ द गेम है? फिर मुझे ये बता दें कौन से रूल्स ऑफ द गेम है जो शहबाज साहब कराने वो यही नहीं ऐसा नहीं, आप कान ऐसे ना पकड़ो, आप कान सीधा पकड़ो। और वो ये कमाल हो गई है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जरा सवाल दोनों पसंद ना आए कहते हो कान फाड़ लिया। नहीं मैं हुकूमती तर्जुमान नहीं हूं कि मैं मतलब वो करूं। मैं उस बात का भी जवाब दूंगी और वो मेरा जवाब ये है
کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو آئین پاکستان کہتا ہے اس پہ عمل کرو. ہماری تو اور کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ سپریشن آف پاورز میں باہر سے لائی ہوں, یہ اپنے حدود میں رہنا چاہیے میں باہر سے لائی ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے میں باہر سے لائی ہوں. یہ سب آئین کی باتیں ہیں نا, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین پہ امپلیمنٹ کرو, اور جو وائلیشنز ہوتی ہیں وہ 70 سال میں ہو کے پاکستان کی تباہی ہو گئی. اب خدارا بہت ہو گیا, اب رج جاؤ اور پاکستان کے لیے بہتری کرو. مجھے پوچھ رہے تھے اعجاز چودھری صاحب سے, لیکن یہ جو بھی آپ نے کہا, اور آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں اب آپ اس کو ایگری کریں گے نہیں, بٹ دیر از اے ڈیوائڈ ان دا پارٹی دیٹ ایکچولی شوز. ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کہتے ہیں. نہیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, آپ نہیں نہ کیجئے, یہ تو دونوں کی باتیں میں نے کل بھی چلائی تھی, آج بھی سن لیجئے, اٹس اے ریکارڈ, میں تو نہیں کہہ رہا, دونوں معزز شخصیات فرما رہی ہیں, سنیے. جو پارٹی اپنے زبان سے پھر جائے, جس پر ہم اعتماد نہ کر سکیں, اس کی پی ڈی ایم میں گنجائش نہیں ہے, ان کی جگہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پارٹی پی ڈی ایم میں اکیلی مجاز نہیں ہے کوئی فیصلہ دینے کی, نکالنے کی یا رکھنے کی. کیا ہم ماضی کے قیدی رہیں؟ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ confrontation is not our path, it has to be consultation. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. واز صاحب اگر باہمی مشاورت کی بات کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ, شخصیات کے ساتھ, تو یہ نان سٹارٹر ہے. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ, میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کے سکے بھائی ہیں, ہم بھی ان کے بھائیوں کی طرح ہیں. 32 سال میں انسان بھائی بن جاتا ہے, تو میں نے کبھی پیر پکڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو نواز شریف صاحب بات سننے والے آدمی ہیں. اچھا بٹ ٹھیک ہے, دونوں معزز شخصیات کا ایک ایشو کے اوپر جو بیانات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ کل بھی ہم نے چلائے تھے. بٹ مجھے صرف ایک بات ہے اعجاز چودھری صاحب, بات یہ ہے اگر آئین اور قانون کی بات ہے تو یہ تو بڑی تو لے لو. بالکل, میں آپ واپس آ رہا ہوں, میں ذرا اعجاز چودھری صاحب کو موقع دے دوں کہ جو آئین قانون کی بات ہے اعجاز چودھری صاحب, وہ تو پھر ہر ایک کے لیے اچھی ہے, وہ شاید آپ کو بھی فائدہ دے گی, آج بھی دے گی, آگے بھی دے گی. الیکشن تو ساروں نے لڑنے آگے, حکومتیں بنے نہ بنے تو بات کی بات ہے. جی بلا شبہ, اصل میں مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عظمہ نے 4-5 دفعہ میرا نام لے کر ذکر کیا ہے. عظمہ کس دور حکومت کی بات کرتی ہیں؟ اصل میں تو یہ 2 حکومتوں میں شامل رہی ہیں نا, اور جن کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں ان کے بارے میں ان کا فرمان یہ تھا کہ یہ بھارت کا ایجنٹ ہے اور بکا ہوا ہے اور غدار وطن ہے. اس لیے مجھے کچھ گڑبڑ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, اور میں کلیئر کر دوں گی اپنی باری پہ, آپ چلا سکیں تو چلا دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے, تحریک انصاف سے زیادہ کون اس کو سمجھتا ہے؟ یعنی ہم تو ان 2.5-3 سال میں حکومت کی ہے نا, باقی تو سارے یہاں پہ مارشل لاؤں کی پیداوار ہیں, یہ فوجیوں کے گملوں میں اگے ہوئے ہیں, انہی کا دودھ پی پی کے پل کے اتنے بڑے ہوئے ہیں, ان کی کون سی آپ بات کرتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ لڑائی ہے یہ چچے اور بھتیجی کے درمیان, عظمہ کا تو اس سے ظاہر ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر جتنی گفتگو آپ نے شاہد خاقان عباسی کی اور شہباز شریف صاحب کی سنائی ہے, میرا خیال ہے یہ دو بدو ہیں. یعنی پی ڈی ایم تو ظاہر چاروں شانے چت ہے, اس کا تو مطلب کوئی جوڑ نہیں اکٹھا رہ گیا ہوا, اور وہ مولانا کی بس جو ہے پنکچر ہے, سواریاں بھاگ گئی ہیں, اب وہ ہاکر کی طرح آواز لگا رہے ہیں لیکن کوئی آئے گا نہیں. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. پی ایم ایل این اپنے آپ کو اکٹھا نہیں رکھ پا رہی. ایک بھتیجی ہے, ایک چچا ہے, ایک خاقان عباسی ہے, ایک معافی پارٹی ہے جو جا کے یعنی جرنیلوں سے کہتے ہیں 7 گھنٹے کی اور 4 گھنٹے کی ملاقاتیں کر کے آئے, ایک وہ پارٹی ہے, ایک مزاحمت کی پارٹی ہے, پھر ایک بیچ میں سے اور پارٹی نکل آئی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اس لیے یہ ٹوٹل کیوس ہے, اور یعنی ان کے درمیان اس قدر کنفیوژن ہے کہ انہیں خود نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک پاؤں پکڑنے کی بات کر رہا ہے, دوسرا پاؤں سے کھینچ کے یعنی رکھنے کی بات کر رہا ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو نہ یہ ان 2.5-3 سال میں کچھ ذکر پہنچا سکیں, آئندہ باقی ماندہ وقت میں پہنچا سکیں گے. یہ باہم دست و گریباں ہیں, اور ان کا باہم دست و گریباں ہونے کا وجہ پتہ کیا ہے منیب؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر سیاست میں کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایک جرائم پیشہ لوگوں کا ٹولہ ہے جس میں مفرور ہیں, جس میں سزا یافتہ ہیں, جس میں یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں سے بھاگ گئے ہوئے ہیں, یا وہ لوگ ہیں کہ جو بھاگوں کے ضمانتی ہیں. ان کی کل کہانی مجھے صرف ایک بات سمجھ نہیں آتی سر, میں تو آپ خود بھی الیکشن لڑتے ہیں, مجھے سر میری آج سن لیں, آپ الیکشن لڑتے ہیں, تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ آپ نے کہا یہ ان کا کوئی سیاست نہیں ہے, ان کا کوئی
کوئی ویژن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بہت کچھ آپ نے گروا دیا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, الیکشن ہوتا ہے یا بائی الیکشن ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو دھول چٹاتے رہتے ہیں, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ کو بڑے چاروں شانے چت کرتے ہیں. ویسے منیب آپ بھی اب سینئر رینکرز میں شامل ہیں. 2013, 14, 15 کے اندر جوں ڈیرہ غازی خان سے, ملتان سے, لودھراں سے, لاہور سے, اپنا حافظ آباد سے, اور نہ جانے یعنی کوئی الیکشن ایسا نہیں تھا جو ان کو چارے شانے چت نہیں گرایا تھا. اور جو نہیں جیت سکے تھے ان کی سیٹیں جیتی تھیں, جو نہیں جیت سکے تھے اس میں ووٹ بڑھائے تھے. یہ پی ایم ایل این تو اس وقت سینٹرل پنجاب کی ایک چھوٹی سی پارٹی ہے. یہ ملکی سطح کی سرے سے پارٹی نہیں ہے, نہ کے پی میں, نہ اپنا سندھ میں, نہ بلوچستان میں, نہ عجیب بات ہے آپ فرما رہے ہیں, آپ کی بات کی عزت بہت ہے, لیکن نوشہرہ میں آپ کو انہوں نے ہرایا, یہ ڈسکا, یہ وزیر آباد, یہ گجرانوالا, آپ کہتے ہیں آپ کے ووٹ بڑے ٹھیک ہے, بٹ ون از اے ون ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آپ کے متعدد ایم این اے صاحبان 2018 میں بالکل تھرو دا اسکن آف دیئر ٹیتھ جیتے ہیں, 1000 2 4 4000 ووٹوں سے. بالکل میں آپ سے عرض کرتا ہوں, 400 سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ظاہر ایک فیئر الیکشن اور فیئر کیمپین کے قائل ہیں. ہمارے سامنے یہ نہیں ہوگا کہ ادھر جناب الیکشن کا اناؤنس ہوا اور ادھر ساری سرکاری مشینری اور ساری فنڈز اور سارے کام شروع ہو گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو اپنے دور کے اندر یعنی الیکشن کی صبح تک کارپیٹنگ ہونی رہتی تھی. ہم ظاہر ہے یہ بات بالکل آپ کے درست ہے کہ اگر ترقیاتی کام اس طرح ہوتے تو یہ 2 4 4 ہزار ووٹ کا فرق جو ہے ختم ہو جاتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی پیمانہ اور معیار نہیں آپ بنا سکتے. اچھا, یہ بائی الیکشن کوئی پیمانہ معیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ٹھیک ہے, آپ کا فیئر کوئی معیار نہیں, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ. بٹ میں ذرا عظمہ بخاری صاحب کے پاس واپس آنے سے پہلے, کتنے الیکشن ہم نے ان سے جیتے تھے آپ کو میں بتا چکا ہوں سر. یعنی جب یہ حکمران تھے تو کتنے الیکشن جیتے تھے. ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان سب سے پوچھ لیں جب انہوں نے حکومت حاصل کی تو قیمتیں کیا تھیں, جب چھوڑی تو قیمتیں کیا تھیں. اچھا چلے سر اس کے اوپر وہ ایک اور مکالمہ ہے سر, وہ ایک اور مکالمہ, میں گزارش مکالمہ نہیں ہے, کلیئر ہے سر. یا تو یہ ایسے چیمپئن ہونا کہ جناب وہ ہم سر ٹھیک ہے 140 روپے تک چینی نہیں گئی تھی پی ایم ایل این کے دور میں. سر اس میں بالکل ڈیٹیل میں پروگرام کر لیں گے. ان کو اتنا درد ہے, غریب کا اتنا درد ہے تو ان کو چاہیے چینی جو ہے نا 75% چینی کی بلیں ان کی ہیں. چلے ٹھیک ہے, میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ اور پھر عظمہ بخاری آنا چاہوں گا جی, لیکن میں پہلے بریک لے لیتا ہوں تاکہ ان انٹرپٹیڈ ناز بلوچ صاحبہ کا موقف آ جائے اور پھر عظمہ بخاری صاحبہ کے پاس ہم جائیں گے کنکلوڈ کروانے کے لیے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناز بلوچ صاحبہ, یہ اجاز چوہدری صاحب کا آپ نے گفتگو سنی, ٹھیک ہے, یہ آئین اور قانون کی جو بحث ہے اور یہ جو حکومت کہتی ہے کہ ہم سب سے بڑے دائی ہیں کہ آئین اور قانون پر عمل ہونا چاہیے, الیکشنز فیئر ہونے چاہیے. پی ڈی ایم بھی چلے مان لیا کہ اسی مقصد کے لیے بنی تھی, لیکن اب اس کا کوئی مستقبل رہا نہیں ہے, آپ لوگ ہے نہیں اس کا پارٹ, اے این پی نہیں ہے, اور بلاول صاحب تو یہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے بھی نہیں ہیں, اور ہم کون جانا چاہتا ہے واپس پی ڈی ایم کے اندر. بالکل بلاول بھٹو صاحب درست فرما رہے ہیں, اور وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب اب جب ایک پی ڈی ایم سے ہم باہر ہیں تو ہمیں بار بار کیوں ہمارا نام لیا جا رہا ہے, ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی آ جائیں واپس آ جائیں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے لیکن ویژولز دکھائے, ابھی اپنے جو ویڈیوز دکھائی ہیں اس میں خود پی ایم ایل این کی ایک جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو نیریٹو ہے, پھر ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر جو شہباز شریف صاحب کا نیریٹو ہے, یہ دونوں بہت ہی تضاد رکھتے ہوئے مختلف بیانات ہیں. یہ بالکل مختلف جو ہے وہ ان کی رائے ہے ایک ہی ایشو کے اوپر. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اندرون خانہ تو پارٹی کے اندر تو اختلاف رائے ہوتی ہے, وہ یہ نہیں ہوتی کہ ایک شخص آ کے کچھ کہہ رہا ہے دوسرا شخص آ کے کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹی کے اندر کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے جو کہ سامنے نظر بھی آنا چاہیے. اور جہاں تک بات رہی پی ڈی ایم کی, تو اس میں ہم نے واضح طور پہ کہا کہ جی ڈکٹیشن تو پیپلز پارٹی نے نہ کبھی کسی کی لی ہے اور نہ ہم کسی کی ڈکٹیشن لیں گے, اور نہ ہم کسی کی خواہش اور فرمائش کے مطابق چلیں گے. ہمارا نظریہ
ہے, हमारी कुर्बानियां हैं. हमने जमहूरियत के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और हमने जितनी स्ट्रगल और जदोजहद की है जमहूरियत की रेस्टोरेशन के लिए, हमारी अपनी सेक्रीफाइसेस की बुनियाद के ऊपर, हमारे तजुर्बात की बुनियाद पे हमने फैसले करने, किसी के मन चाहने पे, किसी के कहने पे, फरमाइशों पे हमने नहीं करने. और जहां तक इस्तीफे की बात थी, हम समझते थे कि इस्तीफे सोल्यूशन नहीं है. जो लोग समझते थे कि इस्तीफे सोल्यूशन है वो दे दें अपना इस्तीफा. तो बात यह है कि मैं समझती हूँ कि असल जो ट्रू ऑपोजिशन है इस वक्त, जो अवामी मसाइल है, जो महंगाई की सुनामी में अवाम धसी हुई है, इससे बाहर निकालने के लिए हम सबको, पूरी ऑपोजिशन को मुत्तहिद होकर अपना लाए अमल बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट के अंदर अपना जो किरदार है उसको सही अंदाज में हमें लेके जाना पड़ेगा. क्योंकि बजट सर पे, बजट आने वाला है, अगला सेशन बजट सेशन है और जो अवाम के ऊपर दोबारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो एक भरमार आने वाली है, जो महंगाई की सुनामी आ रही है, उससे चलो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है. इसके लिए हमें बैठकर सोचना ठीक है. आज़मा बुखारी साहब, पीडीएम के साथ चलें, जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से या मौलाना साहब की वजह से हुआ. डिक्टेशन पीपल्स पार्टी ने किसी से लेनी नहीं है, ये तो खैर बात आ गई सामने. लेकिन देखिए, वो तो एजाज चौधरी साहब हुकूमत में थे, ये पीपल्स पार्टी तो आपके साथ ही नहीं, ऑपोजिशन में ही है. ये भी कहते हैं कि आपके मौक़िफ़ में तज़ाद है, शहबाज साहब का मौक़िफ़ और है, बड़े मियाँ साहब का शायद मुख्तलिफ है. देखिए, पार्टी हमारी है, तकलीफ बाकी सबको है. मुझे ये समझ में नहीं आता, भाई मौक़िफ़ होगा तो हमारा होगा ना. आपके पेट में दर्द किस चीज़ का है? आपको क्या प्रॉब्लम है? इस्तीफे जिन्होंने देने नहीं है वो हमसे इस्तीफे मांगा ना करें बार बार प्रोग्राम में बैठ के, फिर मुझे तल्ख बात करनी पड़ जाती है जो मैं करना नहीं चाहती. अब मुझे हैरत यह है कि एजाज चौधरी साहब को मैंने सिर्फ याद दिलाया कि आपने अपने टेन्योर में आप महंगाई पे एहतजाज किया करते थे, वो कहाँ चले कहाँ उतरे. फिर अब मैं मजबूरी है, मुझे भी याद कराना पड़ेगा. आप भी तो जमात इस्लामी से आया है ना, और विकीपीडिया पे आपके बारे में लिखा हुआ है ज़ियाउल हक से आपके बड़े अच्छे टर्म्स थे, फिर आपकी लड़ाई हो गई और ये 1990s में, चले उनकी मर्जी है जो वो कह गए, अब तो वो रिकॉर्ड पे है ना, मुझे भी कहना है. 1990 के अंदर दौर में वो जो है वो डिप्टी मेयर भी बने. वो किसकी वजह से बने थे, कौन सी पार्टी के साथ अलायंस से बने थे? तो अपने रिकॉर्ड जरा दुरुस्त फरमाया करें. ये काउंसलर तक होने के काबिल नहीं है. अगर ये अपनी अपनी कैपेसिटी पे आए ना, ये काउंसलर होने के काबिल नहीं. और जमात इस्लामी जो है उसको हमेशा नून लीग ने कंधा दिया तो वो चंद सीटें जीतने के काबिल हुए. जब से नून लीग ने कंधा हटाया है उसके बाद से जमात इस्लामी जो है वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी. तो एजाज चौधरी साहब को बड़ा शौक है ना दूसरों के जो है वो करने के लिए, तो बराए मेहरबानी अपने भी जो है वो गिरबान में झांक लिया करें. आप भी जमात इस्लामी से जो है वो यात्रा फरमाते हुए वाया ज़ियाउल हक जो है वो तशरीफ लाए हैं, तो इतने पादूद के दूल्हे तो आप भी ना बना करें. मुझे फिर जवाब देना पड़ता है, मैं देना नहीं चाहती थी. ठीक हो गया. चले बहुत शुक्रिया आपका, नाज बलोच साहिबा का, आपने हमारा साथ दिया. प्रोग्राम का फीडबैक आप ही ने देना है जी, जरूर दीजिएगा. देखने का बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.